साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा क्लाइमेट चेंज से है। साथियों, अजरबैजान की राजधानी बाकू में 11 से 22 नवंबर 2024 तक 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप 29 का आयोजन किया गया था और जिसमें अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन और उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2025 के आगे की नई वित्तीय प्रतिबद्धता तय करने वाले थे। लेकिन बाकू शिखर सम्मेलन में तीखी असहमति और कड़वे बयानों के साथ जो तीव्र बहस हुई, उसके उपरांत जब तय अवधि के 2 दिन बाद यानी 24 नवंबर को यह बैठक समाप्त हुई, तब वह एक ऐसे वित्तीय समझौते पर पहुंची जिसका भारत सहित समान विचारधारा वाले विकासशील देशों, जिसमें नाइजीरिया है, बोलीविया है और क्यूबा ने घोर विरोध किया और विकसित देशों की कंजूसी ने विकासशील देशों में चले जाने का भाव पैदा किया। बोलीविया के डिएगो पाचेको ने कहा, हम निराश हैं। उन्होंने इसे एक मजाक बताया और उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति पर बल देते हुए कहा, यह सच नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। हमें युद्धों से पैसे को मोड़कर जलवायु संकट को हल करने की दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। उनका यह कथन जो है एक प्रकार से विकसित देशों के लिए था। साथियों, कहाँ तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने वाले कदमों का खर्च उठाने में विकासशील देशों की मदद करने के लिए सालाना 1.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 1300 अरब डॉलर तक का योगदान जुटाने की बात कही गई थी। लेकिन विकसित देश जो हैं सालाना 300 बिलियन डॉलर पर आकर ठहर गए। यही नहीं, जिस तरह से इस मामूली और नाकाफी टारगेट को तय किया गया, न तो इस पर ढंग से चर्चा होने दी गई और न ही संबंधित राष्ट्रों के विरोध को दर्ज करने का मौका दिया गया। उससे भी विकासशील देशों में नाराजगी पैदा हुई। एक और बात यह रही कि यह रकम भी विकासशील देशों को पूरी तरह ग्रांट के रूप में नहीं मुहैया कराई जाएगी और इसे विभिन्न सरकारों के साथ ही प्राइवेट स्रोतों से भी जुटाने की बात है, जिसमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक भी शामिल हैं। जाहिर है कर्ज और उससे जुड़ी शर्तें भी विकासशील देशों के हिस्से आने वाली हैं। गौरतलब है कि 130 से ज़्यादा विकासशील देशों, जिसमें G77 और चीन शामिल हैं, उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अमीर देशों से 600 अरब डॉलर के सार्वजनिक वित्त की मांग की थी और वहीं 2030 तक हर साल 1300 अरब डॉलर की मांग भी रखी गई थी। वैसे इन सब चीज़ों से बहुत ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2009 में विकसित देशों ने 2020 तक क्लाइमेट फाइनेंस में सालाना 100 अरब डॉलर देने का वादा किया था और मगर उसे पूरा किया 2022 तक। इस राशि पर कोपेनहेगन में 2009 में आयोजित कॉप 15 में सहमति बनी थी और इस लक्ष्य को 2022 में यानी केवल एक बार हासिल किया जा सका था, वह भी लक्षित वर्ष के 2 साल बाद। साथियों, इसमें भी लगभग 70% हिस्सा मार्केट की महंगी दरों पर दिया कर्ज था। इससे विकासशील राष्ट्रों पर कर्ज का बोझ और भी बढ़ गया। इसलिए विकसित देशों से खरबों डॉलर की उम्मीद करना हमेशा से ही अवास्तविक था, जो अरबों डॉलर देने में आनाकानी कर रहे थे। और हमारे पास जो पिछले 28 कॉप शिखर सम्मेलन हुए, उसमें भी हमारा अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। लब्बो लुआब यह है कि बाकू समझौता बताता है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन के समाधान से अपना हाथ जो है एक प्रकार से झाड़ना चाहते हैं और जलवायु संकट की बढ़ती लागतों का सारा बोझ जो है विकासशील देशों पर थोपना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया पर जलवायु संकट के गंभीर परिणामों से विकसित देश वाकिफ नहीं हैं। अमेरिका से लेकर स्पेन तक मौसम के चरम का जो त्रास है वो झेल रहे हैं। लेकिन इसके घातक प्रभावों को देखते हुए भी
ये देश जो है समाधान निकालने को लेकर सहमति नहीं बना पा रहे हैं और एक प्रकार से आनाकानी कर रहे हैं। हाल में प्रकाशित क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट में को अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि इस साल जून से अगस्त के 3 महीनों के दौरान दुनिया के हर चौथे व्यक्ति ने जलवायु परिवर्तन की वजह से अत्यधिक गर्मी का सामना किया। इन 3 महीनों में 2 अरब लोगों ने 30 दिनों से अधिक समय तक स्वास्थ्य के लिए घातक गर्मी का सामना किया। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान जो है 72 देशों में 1970 से अब तक की सबसे भीषण गर्मी पड़ी और जलवायु परिवर्तन की वजह से यह सब कुछ हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि आज ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका जो संकट है दुनिया के तमाम देशों के दरवाजे पर दस्तक देकर रौद्र रूप दिखा रहा है। भारत ने अपनी अब तक की भूमिका के अनुरूप ही विकसित देशों के नकारात्मक रुख का जो है तीव्र विरोध किया है और इसमें भारत ने विकासशील देशों की अगुवाई की है और ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं का ख्याल न रखने वाले इस फैसले को गलत बताया है और इसके प्रति जो है एक प्रकार से अपनी निराशा भी व्यक्त की है। साथियों, भारत ने COP29 शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त पर उच्च स्तरीय मंत्री बैठक में समान विचार वाले जो देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी ओर से बयान देते हुए इस बात पर जोर दिया था। इस बात को एक प्रकार से अगर हम कहें कि स्पष्ट रूप से कहा था कि समानता और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज, इसके तहत जो है COP29 में नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पर एक मजबूत परिणाम के लिए आधार बनाना चाहिए। इसका यही तात्पर्य है कि विकसित देश जो है अपनी जिम्मेदारियां समझें और जो जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उसके अनुसार अपनी भूमिका जो है निभाए। इसमें आगे यह कहा गया था कि विकासशील देशों पर कोई भी विकास अवरोधक शर्तों को थोपे बिना 2030 तक उनके लिए हर वर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की आवश्यकता है, ऐसा भी भारत ने कहा था। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाकू सम्मेलन और पेरिस समझौते के अधिदेश से बाहर यानी जो मैंडेट है उससे बाहर किसी भी नए लक्ष्य के घटकों को शामिल करना उसे स्वीकार नहीं है। भारत ने पेरिस समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उसके प्रावधानों पर फिर से बातचीत की किसी भी गुंजाइश को खारिज किया। भारत का कहना था कि पेरिस समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस जो है किसे प्रदान करना है और कैसे जुटाना है। यहाँ गौर करने योग्य है कि अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अगर हम देखें जलवायु परिवर्तन के प्रति नकारात्मक रहा है, जबकि अपने पहले शासनकाल में वे पेरिस समझौते से हट गए थे। यद्यपि उनके बाद जब जो बाइडेन आए राष्ट्रपति के रूप में तो उन्होंने सत्ता ग्रहण करते ही अपने को पेरिस समझौते से जोड़ लिया था, लेकिन उनके शासनकाल में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं के निदान या कहें कि उसके समाधान में कोई विशेष पहलकदमी नहीं देखी गई। बाइडेन प्रशासन के ठोस इरादों के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस जो है लगातार जलवायु वित्त अनुरोधों पर उसे नकारती रही, यानी जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात थी उस पर कोई ठोस कार्य जो है अमेरिका ने नहीं किया। साथियों, पेरिस समझौता विकसित देशों को
विकसित देशों को जो है, विकासशील देशों के लिए उनके जलवायु शमन यानी मिटिगेशन और अनुकूलन प्रयासों में सहायता करने का मार्ग प्रदान करता है। साथ ही जलवायु के लक्ष्यों की पारदर्शी निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए भी एक रूपरेखा तैयार करता है। यानी पेरिस समझौते में स्पष्ट रूप से विकसित देशों की जो है विकासशील देशों के प्रति जिम्मेदारी निहित की गई है, निर्धारित की गई है। हालांकि ट्रंप जो हैं 20 जनवरी 2025 को सत्ता संभालेंगे अमेरिका की, लेकिन इस बाकू सम्मेलन में उनका साया बराबर महसूस किया जाता रहा और कयास लगाते जा रहे, कयास जो हैं लगाए जा रहे हैं, या कहें कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका जो है क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को रोकने के लिए धन उपलब्ध कराने में नानुकुर कर सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अब वैश्विक वित्तीय प्रणाली में मौलिक सुधारों की नितांत जरूरत है, ताकि विकासशील देश जो हैं जलवायु संकट से निपटने के काबिल बन सकें और सभी देशों को ठीक से सहयोग देने के लायक बनाने के लिए यूएनएफसीसी में भी सुधार किया जा सके, जो बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम यह नहीं भूल सकते कि आज की जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली है कमजोर देशों के खिलाफ है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, गरीब अफ्रीकी देश कर्ज पर जिन ब्याज दरों का भुगतान करते हैं वे अमेरिका द्वारा भुगतान की जाने वाली दरों से जो है 4 गुना अधिक हैं, और धनी यूरोपीय देशों द्वारा भुगतान की जाने वाली दरों से अगर हम देखें 8 गुना अधिक हैं। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं विकसित देशों का रवैया जो है विकासशील देशों के प्रति क्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट बताती है कि जलवायु संबंधी चुनौतियों ने पहले ही 25 कमजोर विकासशील देशों को मिलने वाला कर्ज जो है महंगा कर रखा है, और वे एक प्रकार से इस कर्ज की मार से पीड़ित हैं। साथियों, इन देशों को सिर्फ सरकारी कर्ज पर 10 वर्षों में अतिरिक्त $40 बिलियन के ब्याज का भुगतान करना होता है, और इसका सीधा सा मतलब यही है कि विकासशील देश आज के जलवायु जोखिमों के चलते धनी देशों और उनके बैंकों को करोड़ों डॉलर जो हैं अलग से दे रहे हैं। यह एक प्रकार से जलवायु क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो है उनका शोषण है। यह बोझ अगले दशक में दोगुना हो जाएगा। यानी इन देशों पर जलवायु संबंधी चुनौतियों का फायदा उठाया जा रहा है और इस प्रकार उन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो कर्ज का बोझ है और दूसरा जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, वो भी झेल रहे हैं। साथियों, भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान जब सितंबर 2023 में हुआ था दिल्ली में, तो उस समय जलवायु परिवर्तन से संबद्ध कई बेहतरीन प्रस्ताव दिए थे, और इसके अलावा वर्षों से कई और प्रस्ताव जो हैं वैश्विक संस्थानों के एजेंडे में हैं, लेकिन वे एक प्रकार से ठंडे बस्ते में पड़े हैं। इसलिए उन सुधारों को लागू करना अब समय की मांग है। तभी विकासशील देशों की विकसित देशों पर जो असंगत, अन्यायपूर्ण और अपर्याप्त धन की निर्भरता है वह कम होगी और वे अपने संसाधनों का उपयोग करके राहत पा सकेंगे। यहाँ पर एक सकारात्मक बात यह है कि करीब एक दशक की बातचीत के बाद COP29 में करीब 200 देश इस बात पर सहमत हुए कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अधीन जो है कार्बन बाजार के संचालन की दिशा में बढ़ा जाए। इसके बाद दो देशों के बीच व्यापार और कार्बन क्रेडिट प्रणाली के पूरी तरह काम करने की उम्मीद की जा सकती है। कार्बन ट्रेडिंग जलवायु वित्त का एक अहम स्वरूप है और ये नियम जो हैं भारत को इस बाजार को परिचालित करने में निश्चित तौर पर मददगार होंगे, मदद करेंगे। साथियों, वैसे यूएनएफसीसी के भीतर भी सुधार जरूरी है, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया है। बाकू में भारत ने कॉप की अध्यक्षता और यूएनएफसीसी सचिवालय पर
वित्त समझौते को अपनाने में होने वाली प्रक्रिया में जो है हेरफेर करने का आरोप लगाया, जो संस्थान में गहरे अविश्वास को दर्शाता है। मतलब ये एक पक्षपात की बात वहां पर भारत ने की। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम UNFCC कहते हैं, उसमें जो है उसकी कार्रवाई में फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन बिजनेस के बढ़ते प्रभाव से इसकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को खतरा है। सच्चाई यह है कि यूएनएफसीसीसी अब केवल जानकारी जुटाने और उसका हिसाब करके आगे बढ़ाने का ही मंच रह गया है, और इसका जो असली उद्देश्य है उससे यह एक प्रकार से भटक गया है। गौरतलब है कि UNFCCC एक वैश्विक समझौता है जिसमें 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे, और इस समझौते पर 197 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। UNFCCC का गठन जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करने और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से के खतरे से बचाने के लिए किया गया था। और UNFCCC की इस निष्क्रियता के मद्देनजर अब यह सुझाव दिया जा सकता है कि इसे छोटी छोटी ऐसी मीटिंगों में बदला जाए, बैठकों में बदला जाए, जहां समाधान निकले और जहां देश जो हैं अपने वादों के लिए जवाबदेह हों। एक प्रकार से इसका जो है फ्रेमवर्क बदलने की जरूरत है। किसी सिंगल ग्लोबल फ्रेमवर्क पर निर्भर रहने की जगह, जो कि अभी UNFCCC में चल रहा है, उसकी जगह अगर वाकई बदलाव लाना है तो ऊर्जा है, परिवहन है, कृषि है, उद्योग, पर कई वैश्विक और क्षेत्रीय मंच बनाने होंगे। यानी इनका अलग अलग जो है इन पर विचार होना चाहिए, ताकि कुछ निष्कर्ष जो है निकले। अब सारा दारोमदार जो है COP30 के मेजबान ब्राजील पर है। यानी COP30 का जो आयोजन होगा वो ब्राजील में होगा, और वह भरोसा बहाल करते हुए सार्थक प्रगति करे COP30, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह ठोस सुधारों के बगैर पूरी नहीं होनी है। हाँ, उसके निष्क्रिय होने का उस पर जोखिम जो है जरूर है। हम तो यही चाहेंगे कि मतभेद जो है मनभेद में न बदले, और दुनिया के तमाम देश जो हैं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए एकजुट होने का संकल्प लें। COP29 में भारत का दो टूक शब्दों में यह कहना कि जलवायु संकट से निपटने की जिम्मेदारी जो है सिर्फ विकासशील देशों की ही नहीं है, निसंदेह यह वक्तव्य जो है धनी मुल्कों की जवाबदेही से बचने के बजाय उनके दायित्वों को सुनिश्चित करता है। यह निर्विवाद सत्य है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विकासशील देशों को अपने विकास को धीमा करना पड़ेगा, लेकिन औद्योगिक क्रांति के जरिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने वाले विकसित देश जो हैं अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के बाद विकासशील देशों को ऐसा करने से रोक रहे हैं। यह अन्याय नहीं तो क्या है? साथियों, भारत और विकासशील देशों के लिए यह बेहतर होगा कि वे अपनी अनुकूलन रणनीतियों पर ध्यान दें और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करें। ताप बिजली पर बढ़ती जो निर्भरता है उसको कम करना भी एक अच्छी शुरुआत होगी। जहां तक अमीर देशों का संबंध है, उनके लिए यह जो बाकू शिखर सम्मेलन था कॉप का, एक प्रकार से आगे बढ़ने, अपना उचित हिस्सा देने और वैश्विक प्रक्रिया में विश्वास को फिर कायम करने का आखिरी मौका था, जिसमें वे पूर्ण रूप से असफल रहे, विफल रहे। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और पुनः एक बार अनुरोध है
कि मेरी बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ, और यदि आप उनका अध्ययन करें तो अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे पूरी आशा है, विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का हमेशा से अवश्य बेसब्री से बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।